कहानी की शुरुआत 18वीं सदी के जर्मनी से होती है, जहां फ्रैंकफर्ट शहर की तंग गलियों में, जिसे यूदेनस्ट्रासे जू स्ट्रीट कहा जाता था, एक घर था जिसके दरवाजे पर एक लाल ढाल रेड शील्ड लटकी हुई थी। जर्मन भाषा में रेड शील्ड को रोटशिल्ड कहा जाता है। यहीं से इस नाम का जन्म हुआ। इस घर में एक व्यक्ति रहता था, मेयर अमशिल रोथचाइल्ड। वह अनाथ था, लेकिन उसके पास एक ऐसा दिमाग था जो आने वाले 200 सालों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला था। अध्याय 1, विश्वास की नींव, द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट। समय 1760 का दशक। मेयर अमशिल ने शुरुआत पुराने सिक्के, रेयर कॉइन्स बेचने से की। यह एक छोटा धंधा था, लेकिन मेयर की रणनीति, ब्लूप्रिंट अलग थी। वह सिर्फ सिक्के नहीं बेचता था, वह रिश्ते बनाता था। उसने देखा कि प्रिंस विलियम बावी ऑफ हेसे कासल, उस समय के सबसे अमीर राजाओं में से एक, को पुराने सिक्कों का शौक है। मेयर ने मुनाफे की परवाह किए बिना सबसे दुर्लभ सिक्के प्रिंस को सस्ते दामों पर बेचना शुरू किया। दूसरे व्यापारी इसे बेवकूफी कहते थे, लेकिन मेयर इसे इन्वेस्टमेंट इन एक्सेस, पहुंच में निवेश, मानता था। धीरे धीरे प्रिंस को मेयर पर भरोसा हो गया। जब नेपोलियन की सेना जर्मनी की तरफ बढ़ी, तो प्रिंस विलियम को अपना खजाना और धन छिपाने की जरूरत पड़ी। उसने यह जिम्मेदारी किसी दरबारी को नहीं, बल्कि मेयर अमशिल को दी। द फर्स्ट ब्लूप्रिंट रूल, पैसा कमाने से पहले भरोसा कमाओ। अमीरों के पैसे को अपना समझकर सुरक्षित रखो। अध्याय 2, द 5 एरोज, द 5 एरोज स्ट्रेटेजी। समय 1790, 1812। मेयर अमशिल जानता था कि एक शहर में रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर फ्रैंकफर्ट बर्बाद हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। उसने अपने 5 बेटों, द 5 एरोज, को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें साइथियन किंग की कहानी सुनाई कि एक तीर को तोड़ना आसान है, लेकिन 5 तीरों के गट्ठर को कोई नहीं तोड़ सकता। उसने अपने बेटों को यूरोप के 5 प्रमुख आर्थिक केंद्रों, फाइनेंशियल कैपिटल्स में भेजा। एमशेल फ्रैंकफर्ट में रहा, हेडक्वार्टर संभालने के लिए। सैलोमन वियना, ऑस्ट्रिया गया। नेथन लंदन, इंग्लैंड गया, सबसे चतुर बेटा। कालमान नेपल्स, इटली गया। जेम्स पेरिस, फ्रांस गया। यह दुनिया का पहला मल्टीनेशनल बैंकिंग सिस्टम था। इससे क्या फायदा हुआ? अगर फ्रांस में युद्ध होता तो जेम्स का पैसा लंदन, नेथन के पास सुरक्षित हो जाता। अगर ऑस्ट्रिया में मंदी आती तो फ्रैंकफर्ट से मदद मिल जाती। उन्होंने अपनी खुद की कुरियर सर्विस, डाक सेवा शुरू की, जो किसी भी सरकारी डाक से तेज थी। द सेकंड ब्लूप्रिंट रूल, अपने जोखिम को फैला दो, डाइवर्सिफाई, और अपने परिवार के अलावा किसी बाहरी पर पूर्ण विश्वास मत करो। अध्याय 3, वाटरलू का मास्टर स्ट्रोक, द मास्टर स्ट्रोक ऑफ वाटरलू। समय 1835। यह रॉथचाइल्ड इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद अध्याय है। यह वह पल था जिसने उन्हें करोड़पति से अरबपति, आज के हिसाब से ट्रिलियनेयर्स, बना दिया। इंग्लैंड और फ्रांस, नेपोलियन के बीच बैटल ऑफ वाटरलू चल रहा था। पूरी दुनिया की नजर इस युद्ध पर थी। अगर नेपोलियन जीतता तो इंग्लैंड का शेयर बाजार, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, डूब जाता। अगर इंग्लैंड जीतता तो बाजार ऊपर जाता। लंदन में बैठा नेथन रॉथचाइल्ड अपने गुप्त नेटवर्क पर निर्भर था। रॉथचाइल्ड के जासूस और कबूतर, पिजन्स, युद्ध के मैदान से खबर लाने के लिए तैयार थे। जैसे ही नेपोलियन हारा, रॉथचाइल्ड के कुरियर ने सबसे पहले यह खबर नेथन को दी। उस समय ब्रिटिश सरकार को भी यह नहीं पता था। दंतकथा, द लेजेंड, कहा जाता है कि नेथन स्टॉक एक्सचेंज गया और अपने चेहरे पर उदासी रखकर अपने कंसोल्स, सरकारी बॉन्ड्स, बेचने लगा। यह देखकर बाकी व्यापारियों को लगा कि इंग्लैंड हार गया है। भगदड़ी मच गई। सबने अपने बॉन्ड्स कौड़ियों के दाम बेचना शुरू कर दिए। जब बाजार पूरी तरह क्रैश हो गया तो नेथन ने गुप्त रूप से अपने एजेंटों के जरिए सारे बॉन्ड्स रद्दी के भाव में खरीद ली। अगले दिन जब जीत की आधिकारिक खबर आई
तो बॉन्ड्स के दाम आसमान छू गए। नेथन ने एक ही दिन में इतनी दौलत कमाई जो कई देशों की कुल संपत्ति से ज्यादा थी। द थर्ड ब्लूप्रिंट रूल, इंफॉर्मेशन इज मनी। जो खबर दूसरों को कल मिलेगी, अगर वह तुम्हें आज मिल जाए तो तुम राजा हो। अब रॉथस्चाइल्ड परिवार के पास इतना पैसा था कि वे सिर्फ व्यापारियों को नहीं बल्कि देशों को कर्ज देते थे। जब इंग्लैंड को स्वेज नहर, सुएज कैनल के शेयर खरीदने के लिए रातों रात 4 मिलियन पाउंड्स की जरूरत पड़ी, तो प्रधानमंत्री डिज़रेली संसद के पास नहीं गए, वे लायनल डे रॉथस्चाइल्ड के पास गए। रॉथस्चाइल्ड ने डिनर टेबल पर ही चेक काट दिया। फ्रांस में जेम्स डे रॉथस्चाइल्ड ने रेलवे नेटवर्क बिछाया। ऑस्ट्रिया में सैलोमन ने वहां की इंडस्ट्री खाड़ी-डीढ़ी की। ब्राजील को आजादी चाहिए थी। रॉथस्चाइल्ड ने पुर्तगाल को भुगतान करने के लिए ब्राजील को कर्ज दिया। वे युद्धों को भी फंड करते थे। कई बार ऐसा होता था कि एक तरफ की सेना को लंदन वाला भाई फंड कर रहा है और दूसरी तरफ की सेना को पेरिस वाला भाई। मतलब कोई भी जीते ब्याज, इंटरेस्ट रॉथस्चाइल्ड परिवार को ही मिलेगा। द फोर्थ ब्लूप्रिंट रूल, सत्ता, पॉलिटिक्स में मत जाओ, सत्ता को खरीद लो। सरकारों को कर्ज दो क्योंकि सरकारें कभी भागती नहीं हैं। 20वीं सदी रॉथस्चाइल्ड्स के लिए सबसे कठिन समय था। पहला और दूसरा विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर्स, उनकी संपत्ति के लिए खतरा बन गए। हिटलर और नाजियों ने ऑस्ट्रिया और फ्रांस में रॉथस्चाइल्ड्स की संपत्तियों को जब्त कर लिया। उनकी कलाकृतियां, आर्टवर्क्स चुरा ली गईं, महल छीन लिए गए। लेकिन मायर अमशेल का पुराना नियम काम आया, डाइवर्सिफिकेशन। चूंकि उनकी दौलत किसी एक देश में नहीं थी, इसलिए वे पूरी तरह बर्बाद नहीं हुए। लंदन और अमेरिका की शाखाएं बची रहीं। युद्ध के बाद उन्होंने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने दिखावे वाली शान शौकत कम कर दी और छाया में रहने, शैडो बैंकिंग की नीति अपनाई। उन्होंने बड़े सरकारी कर्ज देने के बजाय प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, माइनिंग, रियो टिंटो और वाइन शैटो मूटॉन रॉथस्चाइल्ड पर ध्यान केंद्रित किया। एकता, यूनिटी, परिवार सबसे ऊपर है। व्यापार को परिवार के भीतर ही रखो। सूचना का नेटवर्क, इंफॉर्मेशन नेटवर्क, सबसे तेज खबर मतलब सबसे ज्यादा मुनाफा। विविधता, डाइवर्सिफिकेशन। कभी भी अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। अदृश्य शक्ति, इनविजिबल पावर। राजा बनने की कोशिश मत करो, राजा को बनाने वाले बनो। अनुकूलन, अडेप्टेबिलिटी। जब दुनिया बदले तो अपने धंधे का तरीका बदल लो। आज भी रॉथस्चाइल्ड परिवार दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में गिना जाता है, लेकिन उनकी दौलत का सही अंदाजा लगाना नामुमकिन है। द्वितीय विश्व युद्ध के नुकसान से वे उबर ही रहे थे कि 1981 में उन्हें एक और बड़ा झटका लगा। फ्रांस में नई सोशलिस्ट सरकार आई और राष्ट्रपति फ्रांसवा मिटेरॉन ने फैसला किया कि देश के बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया जाएगा। इसका मतलब था कि रॉथस्चाइल्ड्स का पेरिस वाला बैंक सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन यहां बैरन डेविड डे रॉथस्चाइल्ड ने हार नहीं मानी। उन्होंने मात्र 3 कर्मचारियों और $1 मिलियन के साथ एक नई कंपनी शुरू की, पेरिस ऑरलियांस। उन्होंने अपनी पुरानी रणनीति अपनाई, रिश्ते और साख। उन्होंने धीरे धीरे वापस अपनी पकड़ DDH बनाई और कुछ ही सालों में अपनी नई कंपनी को वापस यूरोप का शीर्ष इन्वेस्टमेंट बैंक बना दिया। 5वां खाका नियम, लचीलापन। जब सिस्टम आपको कुचल दे तो सिस्टम के खिलाफ मत लड़ो। एक नया रास्ता बनाओ और अपनी ब्रांड वैल्यू, नाम के दम पर वापस खड़े हो जाओ। अध्याय 7, एक नए देश का निर्माण, द क्रिएशन ऑफ इजराइल। समय 20वीं सदी की शुरुआत से मध्य तक रॉथस्चाइल्ड परिवार का प्रभाव सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं था। उन्होंने दुनिया का नक्शा, मैप भी बदला। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है द बेल्फोर डिक्लेरेशन, 1970। ब्रिटिश विदेश मंत्री आर्थर बाल्फोर ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर,
इजराइल बनाने का समर्थन किया था। यह चिट्ठी किसी सरकार को नहीं बल्कि लॉर्ड वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड को संबोधित थी। परिवार के एक और सदस्य बैरन एडमंड डी रॉथस्चाइल्ड ने इजराइल के बनने से बहुत पहले वहां जमीनें खरीदना और बस्तियां बसाना शुरू कर दिया था। उन्हें इजराइल में हानादिव द बेनिफैक्टर कहा जाता है। उन्होंने वहां की इंडस्ट्री, वाइनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी जेब से फंड किया। यह दिखाता है कि उनकी पहुंच, एक्सेस कितनी गहरी थी। एक परिवार को एक महाशक्ति ब्रिटेन वादा कर रही थी कि हम एक नया देश बनाने में मदद करेंगे। छठा खाका नियम, विरासत निर्माण। पैसा आता जाता है, लेकिन इतिहास, हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराने के लिए समाज और भूगोल, जियोपॉलिटिक्स पर प्रभाव डालना पड़ी जचता है। अध्याय 8, आधुनिक रणनीति, सलाहकार, दी एडवाइजर्स। समय 2000, वर्तमान, टुडे। आज आप फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट देखेंगे तो उसमें एलोन मस्क या जेफ बेजोस का नाम होगा, रॉथस्चाइल्ड का नहीं। क्यों? क्या वे गरीब हो गए? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली। उन्होंने देखा कि दिखावे से दुश्मन पैदा होते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी दौलत को हजारों ट्रस्ट्स, शेल कंपनियों और प्राइवेट होल्डिंग्स में बांट दिया। आज उनका मुख्य धंधा ग्लोबल फाइनेंशियल एडवाइजरी है। जब कोई बड़ी कंपनी बिकती है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, तो डील कराने वाले रॉथस्चाइल्ड होते हैं। जब कोई सरकार अपनी एयरलाइन या बिजली कंपनी बेचना चाहती है तो सलाहकार रॉथस्चाइल्ड होते हैं। वे अब फ्रंट सीट पर नहीं बैठते, वे बैक सीट से गाड़ी चलाते हैं। वे रियो टिंटो, माइनिंग, डिबियर्स, हीरे और दुनिया की सबसे महंगी वाइन शाटो लाफिट रॉथस्चाइल्ड के मालिक या हिस्सेदार हैं। एक बोतल वाइन की कीमत लाखों में होती है और यह एक ऐसा धंधा है जो मंदी, रिसेशन में भी नहीं डूबता। सातवां खाका नियम, अदृश्यता, एक महाशक्ति है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में आने का मतलब है टैक्स और जांच एजेंसियों को न्योता देना। असली अमीर कभी लिस्ट में नहीं आते। अध्याय 9, साजिशों की दुनिया, द कॉन्स्पिरेसी थियरीज। सच क्या है और झूठ क्या है? रॉथस्चाइल्ड परिवार के बारे में कहा जाता है कि वे इल्यूमिनेटी चलाते हैं, वे मौसम नियंत्रित करते हैं, या दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक उनके हैं। आइए इसे तार्किक, लॉजिकल नजरिए से देखें। सेंट्रल बैंक्स। यह सच है कि 19वीं सदी में उन्होंने कई सेंट्रल बैंक्स को बचाने में मदद की थी, बैंक ऑफ इंग्लैंड। लेकिन आज के सेंट्रल बैंक्स सरकारी संस्थाएं हैं। हाँ, रॉथस्चाइल्ड परिवार के संबंध आज भी गहरे हैं, लेकिन वे अब मालिक नहीं हैं। युद्ध का वित्त पोषण। यह सच है कि उन्होंने पुराने जमाने में दोनों पक्षों को युद्ध में फंड किया। यह व्यापार था। इसी वजह से यह थ्योरी बनी कि वे आज भी हर युद्ध के पीछे हैं। द फेड, यूएस फेडरल रिजर्व। कई थ्योरीज कहती हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व रॉथस्चाइल्ड का है। हकीकत यह है कि जब फेड बना तो उसमें शामिल बैंकर जैसे जेपी मॉर्गन, वॉरबर्ग्स रॉथस्चाइल्ड्स के करीबी थे, लेकिन सीधा मालिकाना हक, डायरेक्ट ओनरशिप का सबूत नहीं मिलता। हकीकत, वे अब दुनिया को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन वे दुनिया के प्रभावशाली जरूर हैं। उनके पास जानकारी और संपर्कों का ऐसा नेटवर्क है जो किसी और के पास नहीं। अध्याय 10, आज की पीढ़ी, द करंट एरा। हाल ही में 2018-2023 के बीच परिवार ने एक बड़ा कदम उठाया। लंदन और पेरिस की शाखाएं जो बीच में अलग हो गई थीं, फिर से एक हो गईं। अलेक्जेंडर डी रॉथस्चाइल्ड 7वीं पीढ़ी ने कमान संभाली है। उन्होंने देखा कि दुनिया बदल रही है। एआई आ रहा है, क्रिप्टो आ रहा है, ग्रीन एनर्जी आ रही है। उन्होंने अपनी पुरानी संपत्तियों को कंसोलिडेट किया ताकि वे एक बार फिर एक ग्लोबल पावर हाउस बन सकें।
उन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट पर फोकस किया है। आज दुनिया के अरबपतियों का पैसा मैनेज करने का काम रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी करती है। निष्कर्ष, संपूर्ण खाका, द अल्टीमेट ब्लूप्रिंट। अगर आप इस 250 साल की कहानी से अपने जीवन के लिए सबक लेना चाहें तो वे ये हैं। लंबा खेल खेलो। वे 5-10 साल का नहीं सोचते, वे 50-100 साल का सोचते हैं। जैसे इजराइल में निवेश या वाइनरी। गोपनीयता ही लाभ है। अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटो। जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे तुम उतना सुरक्षित रहोगे। नेटवर्क ही नेटवर्थ है। तुम्हारा असली धन बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वे लोग हैं जो तुम्हारे एक फोन कॉल पर काम कर सकते हैं। अनुकूल बनो या मरो। मेयर एमशेल ने सिक्के बेचे, बेटों ने बॉन्ड्स बेचे, पोतों ने तेल और रेलवे में पैसा लगाया, और आज की पीढ़ी डेटा और टेक में सलाह दे रही है। समय के साथ धंधा बदलो।